नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुद्दा में आज बात रोहिंग्यों पर छिड़ी वार की करेंगे और उससे छिड़ी रार की भी। झारखंड में विधानसभा चुनाव सर पर हैं। ऐसे में झारखंड में सियासी बयानों की बौछार है और उस पर एक अलग घमासान छिड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में झारखंड में रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान को लेकर झारखंड के साथ साथ देश की सियासत भी गर्मा गई है। शाह ने कहा था, आप झारखंड की सरकार बदल दो, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक रोहिंग्या घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड से बाहर निकालने का काम करेंगे। शाह के घुसपैठिए वाले बयान पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि मैं उनको कहना चाहूंगा कि जाकर भारत सरकार का आंकड़ा निकाल कर देख लें कि कौन से जिला, कौन से राज्य में किस तरह से आंकड़ों में बदलाव हुआ है। जहां लोग एक साथ अमन चैन से रहते हैं वहीं इनको अच्छा नहीं लगता है। जहां जहां लोग लड़ते हैं वहीं इनकी राजनीतिक रोटी पकती है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आरएसएस के लोग चूहे की तरह अंदर घुसकर हमारे समाज को तोड़ने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि जब हमारे एक नेता हमारी पार्टी में थे तो वह 1932 की मांग करते थे, स्थानीयता की बात करते थे, लेकिन भगवा होते ही उनकी भाषा भी बदल गई। इन्हें भी आप लोगों को पहचानने की जरूरत है ताकि आने वाले चुनाव में हमारे लोगों से कोई गलती ये लोग ना करा सकें। इन्हें करारा जवाब देना है। सोरेन के बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयास से ही आज भारत गुलामी की मानसिकता को तोड़कर विश्व पटल पर अपनी पहचान बढ़ा रहा है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण अपने पूर्वजों, वंशजों और आदिवासी समाज की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए इन्हें राज्य के अंदर दिख नहीं रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अस्मिता और परंपरा को स्थापित कर रही है। उसे हेमंत सोरेन अपने राज्य में प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो झारखंड की सियासत में अब रोहिंग्यास की एंट्री तो हो ही चुकी है, इसका जिक्र भी होता ही रहा है और रोहिंग्या के बहाने हर पार्टी अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आगे बढ़ रही है। और इसी कवायद में अब दोनों मुख्य पार्टी जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, इसकी बारीकियों को और समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिन्हा साहब बतौर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हैं, तो वही बटर देओल साहब बतौर प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले बटर साहब आप ही के पास आते हैं। आप सरकार में हैं और ये रोहिंग्या शब्द की एंट्री हो गई है। हालांकि कुछ दिन हो गए, लेकिन झारखंड में बहुत दिनों से इसकी गूंज सुनाई देती नहीं थी। विगत कई सालों की बात करें तो अचानक से यह ऐसा कौन सा कैलकुलेशन हो गया है जिससे आपको लगता है कि बीजेपी अब इस बात को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी है, और इसका क्या जवाब है आपकी पार्टी के पास? बटर साहब। पहले तो मैं तो पहले ही कहा था कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर तक जब देखा कि अब ये ब्लॉक होता जा रहा मामला, तो और रोहिंग्या मुस्लिम का आ गया। तो जहां जहां मुस्लिम वर्ड है वो बीजेपी उस एरिया के कोई भी फैक्टर को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। आप देख लीजिए, घूम फिर के इनकी सारी बातें देश को कहां पहुंचाने की। एक तरफ प्रधानमंत्री जाके इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, यूएन में भाषण दे के आते हैं कि भाई इंक्लूसिव भारत की बात करते हैं, और यहाँ देखिए भी और उनके जो बीजेपी के बाकी पूरी जो टीम है उसको उनके एक एक जो भाषण के एक एक शब्द को मतलब कैसे तिरस्कार करके उसको कैसे या तो फिर ये इनकी अंदर से मिली भगत है कि मैं ऐसे बोलूंगा तुम लोग पीछे से ऐसे करो, या फिर ये नरेंद्र मोदी जी की बातों को नहीं मानते, या फिर जो प्रधानमंत्री विदेश में जो चेहरा दिखाना चाहते हैं भारत का, वो असल चेहरा है नहीं। असल चेहरा ये लोग दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे अंदर घृणा भरी हुई है एक समुदाय के लिए, और उसी समुदाय के लिए जब कश्मीर में जाते हैं तो प्रेम उगलता है।
उसी के तौर तरीकों में, जैसे एक बीफ खाने की बात होती है तो नागालैंड में जाते हैं तो वहां पर तो प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम आपको उच्च क्वालिटी का बीफ उपलब्ध कराएंगे, आप घबराओ मत। तो ये इनकी हिपोक्रेसी है और डुअल स्टैंडर्ड्स है, जनता ऑलरेडी देख चुकी है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये इनके पास अभी झारखंड में इलेक्शन लड़ने के लिए दो मुद्दे हैं। एक ये बार बार उठाते हैं कि इन्फिल्ट्रेटर्स और रोहिंग्या को, मैं तो साफ कहूंगा कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया गया बर्मा से, बर्मी जनता गवर्नमेंट ने उनको वहां से भगाया, तो वो घुसे, तो देश में घुसे, तो भाई एक ही बात ठीक है, झारखंड में घुसे, झारखंड में है तो रोहिंग्या मुस्लिम्स तो दिल्ली एनसीआर में झारखंड से ज्यादा है, वहां पर तो झारखंड बीजेपी की पुलिस है, तो वहां पर इलेक्शंस नहीं है, इसलिए ये मामला उठ नहीं रहा है। इन्होंने तो खुद बताया है रोहिंग्या मुस्लिम्स को, और आज इलेक्शन है, बीजेपी को अब और कुछ नहीं मिल रहा है तो डूबके को तिनके का सहारा है, तो मुस्लिम जिस तरह से भी मुस्लिम्स का नाम आ जाए, इनको बस वो चाहिए। ओके ओके सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, क्या जो आपने तो सुना ही होगा अपने काउंटर पार्ट को, क्या यह ध्रुवीकरण के लिए फिर से एक बिसात बिछाई जा रही है, या फिर आप वाकई इस फैक्टर को इतना प्रोमिनेंट मानते हैं झारखंड में कि ये झारखंड की अस्मिता, उसकी डेमोग्राफी, उसकी कल्चरल इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है? सिन्हा साहब देखिए, आपको हम झारखंड उच्च न्यायालय के उस सुनवाई की ओर ले चलते हैं जहाँ झारखंड हाईकोर्ट ने माना, एफिडेविट देने के बाद राज्य सरकार ने भी एफिडेविट दिया और केंद्र सरकार ने भी दिया। राज्य सरकार ने कहा कि आपके उपायुक्तों पर अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं चलाई जाए, क्योंकि वो कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो उपायुक्तों की इतनी बिसात नहीं है कि वो अपने मर्जी से कोर्ट को गुमराह करें। सरकार ने ये उनको हिदायत दी होगी कि इस तरह से रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट में दाखिल करना है। अब सरकार की गलतियों का खामियाजा उपायुक्तों को भुगतना पड़ेगा। जहां तक प्रश्न है केंद्र की सरकार का, केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि हमने दो अवसरों पर इनको संख्या बताई, एक बार 235 और एक बार 170 के लगभग लोग इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आ गए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, उन पर झारखंड सरकार कार्रवाई करे। तो कार्रवाई तो दूर की बात है, इन्होंने उस पत्र का जवाब तक नहीं भेजा केंद्र को। क्या ये बातें भी जो मैं बोल रहा हूँ, जो देवल जी बैठे हुए हैं, वो इसको सिरे से नकार देंगे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं? तो जो बात है, तो कोर्ट में जो बातें रखी गई हैं निश्चित रूप से सीरियस, और सरकार को तो भाई पहले तो उनको वोट बैंक की चिंता है, तो वो तो नकारेंगे कि वहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। लेकिन जब गायबथान में रातों रात आके जिस तरह से वहाँ आदिवासी परिवार के साथ मारपीट की जाती है, तो सरकार की तो चुप्पी सामने आ जाती है। आपको एक और वाक्य याद दिलाता हूँ, 1.5 साल पहले की बात है। पलामू के गढ़वा में दलित समाज के जमीन पर रातों रात मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, मारपीट के उनके घर से उनको खदेड़ दिया गया। सरकार से गुहार लगाते हुए आ गए वो, सरकार एक शब्द नहीं बोल पाई क्योंकि वो मुस्लिम उनके वोट बैंक है। सरकार ने दलितों का साथ नहीं दिया, जो लोग दलितों के पक्ष में होने का दम भरते हैं वहां चुप्पी साध गए। उनकी मांग सिर्फ इतनी ही थी कि हमारे जमीन जिन लोगों ने दखल किया उनको वहां से हटाया जाए ताकि हम अपने घर वापस जा सके। सरकार वहां सरेंडर कर जाती है। अब आपको बताता हूँ संथाल परगना का बात, कि संथाल परगना में अगर आदिवासियों की संख्या 44 से 28% हो गई, उसके बावजूद भी राजनीतिक अंधों को यह दिखाई नहीं देता है कि कोई वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही हो। वोटर लिस्ट में जो बड़े पैमाने पर नाम जोड़े गए हैं, उसके बावजूद भी लोग अगर डिनाइल मोड में है कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इनको आदिवासियों की चिंता नहीं है, सिर्फ उनके वोट की चिंता है। सिन्हा साहब, लेकिन एक सवाल फिर भी बनता है। चलिए ठीक है, आप झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड में आप सत्ता में नहीं है इसलिए आप ये बात कर रहे हैं, और शायद आप आशातीत में हैं कि यदि ऐसा होगा तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आसाम भी तो, चलिए आसाम में तो आपकी सरकार है, क्या वहां आपको लगता है इन्फिल्ट्रेशन कंप्लीटली वाइप आउट हो चुका है, वहां पे इस तरह की कोई स्थिति नहीं है? क्या आपको लगता है? जी जवाब दे रहा हूँ मैं। असम में हमारी सरकार कितने वर्षों से है, आप ही बता दीजिए कितने वर्षों से? नहीं ठीक है, आपके असम के मुख्यमंत्री तो झारखंड में ही कैंप किए हुए हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, सर्बानंद सोनोवाल के 5 वर्ष और हिमंता बिस्वा शर्मा के 2 साल, 7 साल। 7 साल पहले किसकी सरकार थी? उसके पहले कांग्रेस की और AIUDF, तो बदरुद्दीन अजमल है, उनके साथ सरकार चलाते थे लोग। तो हम 7 साल में, हमसे ये उम्मीद है
कि जो वर्षों पुरानी मतलब बीमारी है, जो 55 वर्षों की बीमारी है, जो इन्फिल्ट्रेट करके बांग्लादेश से लोग आ गए, वो बीमारी हम 7 साल में खत्म कर दें। कितना टाइम लगेगा सर? 7 साल तक जिन लोगों ने राज किया, उनकी कोई नैतिक दायित्व नहीं बनती थी कि वो इस समस्या का समाधान करें। अच्छा, तो कितना टाइम लगेगा सर? 7 साल यदि कम समय है तो आप कितने दिन में सोचते हैं प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? जी बता रहा हूँ। इनको ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो पाप किए हैं उस पाप को धोने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। चाहे भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए किसी समुदाय विशेष के रोष का सामना पड़े, उनके आंखों की किरकिरी बनना पड़े, क्योंकि आपको पता होगा कि रामपुर में अभी जब विधानसभा का लोकसभा का इलेक्शन हुआ यूपी में, तो वहाँ के जो वोटर्स थे 240, सबको कोई ना कोई केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिला था, लेकिन वोट एक भी बीजेपी को नहीं दिया लोगों ने। तो आप उनके मन में जो व्यवस्था है बीजेपी को लेकर वो आप समझ सकते हैं। और जहां तक आपने सवाल किया कि कितने वर्ष लगेंगे, आपको याद होगा कि हमारी सरकार जब थी सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में, तब एनआरसी की शुरुआत की गई थी वहाँ कि कागज दिखाने होंगे अपने बाप दादाओं का, परदादाओं का। तो यही कांग्रेस पार्टी किस तरह से विरोध कर रही थी, आपको याद होगा कि नहीं हम कागज क्यों दिखाएंगे, कागज देखने वाले आप कौन होते हैं भाई, कागज भी चेक ना करें और दिखाने की आप हिम्मत भी ना करें, क्योंकि आपके पास है नहीं तो दिखाएंगे कहाँ से। नहीं ठीक है सर, वो तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप तो जो लॉ लाएंगे, जो कानून लाएंगे उसको तो फॉलो करना ही होगा। आप तो संपूर्ण बहुमत में थे 2019 से 2024 तक में। आप ऐसा कोई अध्यादेश ले आते, कानून ले आते, उसको लागू कर देते। सीए किया ना सर आपने? सीए लाए थे ना, हाँ, तो उसको लेकर किस तरह से पूरे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, किस तरह से शाहीन बाग बनाने की कोशिश की गई देश के अलग अलग हिस्सों में, आपको पता होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार सिर्फ विकास के कामों पर ध्यान दे रही ताकि देश आगे बढ़े। ये जो कॉन्टेंसस इशू है उस पर भी हम साथ साथ काम कर रहे हैं, समय रहते इनका भी हम इलाज करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के 7 साल बीत गए तो ऐसा नहीं कि हम भूल गए। ठीक है, सब कुछ याद है, सबका इलाज करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने एक और अहम बात भी बोली कि आप सबका पाप थोड़ी धोएंगे, लेकिन आपका विपक्ष जो है वो आपको कहता है कि आपके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें बहुत गंदगी साफ हो जाती है, करप्शन की भी गंदगी साफ हो जाती है। तो सर उस हिसाब से तो पाप आप ही को धुलने होंगे। यदि आपको लगता है कि आपके प्रेडिसेसर्स ने ऐसी गलती की है तो पाप तो आप ही धोएंगे, और कौन धोएगा? वो तो हम कह ही रहे हैं ना, भ्रष्टाचारियों का जिस तरह से सफाया कर रहे हैं, जिन काले धन जब्त कर रहे हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि ईडी, सीबीआई, आईटी की जो कार्रवाई हुई है पिछले 10 वर्षों में, कितने पैसे पकड़े गए लोगों के, कितनों की संपत्तियां जब्त की गई। ठीक है, और पहले खामोशी से सब कुछ सहन कर लिया जाता था कि चलो ये तो नॉर्मल है, हम भी लूटते हैं, वो भी लूट रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक लेकिन है, अब हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसमें भी नहीं उतने तथ्य जुट पाते हैं, इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब इसके अभाव में जमानत में निकल गए। खैर, बटर देओल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपने बहुत तफसील से। हाँ, बोल लीजिए। आपको क्या लगता है जी, अरविंद केजरीवाल को बेल मिला है ना? जी बिल्कुल, से बरी तो नहीं कर दिया गया? नहीं, बरी नहीं हुआ है सर, लेकिन बेल उनको इस आधार पे मिला है कि अभी तक उनके पास जो साक्ष्य जुटने चाहिए थे, जिस आधार पर उनको और कस्टडी में आगे लंबा रखा जाता, वो नहीं हुआ। सुनवाई तो आगे भी चलेगी, सुनवाई तो चलती रहेगी सर, सुनवाई तो चलती है। ठीक है, बटर देओल साहब, आपने भी सुना सिन्हा साहब को क्या कुछ कह रहे हैं। पाप धुलने का सारा बीड़ा सिन्हा साहब और उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। आप लोगों ने जो कर रखा है आज़ादी के बाद से, वो सारे दाग जो हैं वो धुल रहे हैं। असम का जिक्र किया, 7 साल में अभी दाग नहीं धुले हैं, लेकिन अभी वक्त लगेगा। ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि ये दाग कैसे थे और ये दाग को कैसे धुलना चाहिए? देओल साहब, बहाव में मतलब ये भी कह गए कि रघुवर दास सरकार का जो पाप है वो हेमंत सोरेन सरकार के जिम्मे आया है। और इनकी जो वॉशिंग मशीन है ना, उसमें एक पिक्यूलैरिटी है, वो जनरल वॉशिंग मशीन नहीं है। उसमें ना वो जब कार्ड घुसता है तो उस कार्ड में करोड़ों रुपए होने चाहिए, तब वो जाके वो उस नेता को धोती है ना। वो बिना पैसे वाले को वो धोती नहीं। बिना पैसे वाला मुझे नहीं लगता कि कोई धुला है आज तक बीजेपी के। तो बहुत एक्सपेंसिव धोबी हैं ये लोग, बहुत एक्सपेंसिव, जिसको कहते हैं आजकल एक बहुत बड़ी चेन शुरू हुई है, ग्रेजुएट धोबी नाम से ड्राई क्लीनर्स शुरू हुए हैं। बहुत हंसी आ रही थी मुझे देख के। तो ऑफेंस नहीं लेना चाहिए, धोबी इज अ प्रोफेशन, इंग्लिश में अगर कहेंगे तो वॉशर में। तो
तो ये बहुत एक्सपेंसिव धोबी है। इसमें जो एक 5,000 10,000 करोड़ के ऊपर वाला जो कार्ड घुसता है तो वही सुनता है, और छोटा मोटा वो। और जो पाप कह रहे थे तो सही बात है कि रघुवर दास जी जो पाप करके गए हमारे जिम्मे, और इन्होंने कहा कि 7 साल कम समय होता है और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 4.5 पौने 5 साल में ये कर लें। तो अपने आप में ये उनमें विरोधाभास है कि वो चाहते क्या है आगे। और हर बात बीजेपी की, हर बात क्यों आके हिंदू मुसलमान पे खत्म होती है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट में केस चल रहा है, हाईकोर्ट ने कमेटी बना दी है, हाईकोर्ट ने पूछा है तो डीसी जवाब देंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डीसी ने जिस बेसिस पे हलफनामा दिया उसके साथ पूरी रिपोर्ट लगी हुई है कि क्या क्या जांच किया। तो उसमें बीजेपी के जिला अध्यक्षों को ही लेके गया वहां पर ले जाया गया और उनसे ही पूछा गया। बीजेपी खुद बीजेपी के वहां के जिलाध्यक्ष बताने में असमर्थ है कि कौन से बूथ में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए। उन्होंने साइन करके दिया है, बजाते वो कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें बीजेपी के लोगों के साइन है कि हाँ हमने इस बूथ पे कहा इनको जांच करने को, हमने जांच किया, बट कोई बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर नहीं पाया हमने। तो मेरे को तो समझ नहीं आता कि ये ठीक है, अब हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई है, उसका रिजल्ट आने दीजिए ना। तो हम अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी बोल रही है, नॉन बायोलॉजिकल लोग बोल रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है तो मान लिया जाए, तो मैं बोलता हूँ देओल साहब, हम भी तो बोल रहे हैं कि नहीं है। देओल साहब, आपको ऐसा लगता है कि जो संथाल परगना क्षेत्र की बात होती है, कोल्हान प्रमंडल की बात होती है, ये खास तौर पर इंडिया अलायंस का एक स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, तो क्या इस जगह इन सारे मुद्दों को उठा करके आपको ऐसा लगता है कि वहां पर एक तरह से उन वोटों को बांटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो अभी तक आपके पास इंटैक्ट है? आई मीन आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, ये सब। देखिए, मैं तो पहले भी कहता हूं कि अभी आपके स्टार्टिंग में शायद चल रहा था कि आरएसएस ने इस देश को क्या बना दिया, क्या नहीं बना दिया था, बट जब हिस्ट्री हमने जो पढ़ी है, पता नहीं अब हिस्ट्री चेंज हो गई होगी तो पता नहीं, बट हमने तो पढ़ी है कि इन्होंने खुद लिख के ब्रिटिशर्स को, इनका जोर ज्यादा था हिंदू महासभा का कि हिंदू एज अ रिलीजन एंड हिंदू एज अ ग्रुप, इसकी प्रधानता ज्यादा हो। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, और इनको कई बार इन्होंने ब्रिटिश गवर्नर सरकार को कहा भी कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इजाज कीजिए, हमारा वो सेकेंडरी इशू है कि आप देश छोड़ के जाते हैं कि नहीं, हमारा मेन इशू हिंदुत्व को बचाना है। और इन्होंने दे वर गुड फ्रेंड्स विद ब्रिटिशर्स, और उनकी एक पॉलिसी जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, इनको इन्होंने डायरेक्ट अडॉप्ट कर लिया। इन्होंने देखा कि किसी तरह से हम इनरोड नहीं बना पा रहे हैं। सीता सोरेन जी को उन्होंने तोड़ लिया, बड़े बड़े जेएमएम के ट्राइबल नेताओं को उन्होंने तोड़ के अपनी तरफ शामिल कर लिया। उसके बाद भी देखा कि बात बनती नहीं दिख रही है, तब फिर उन्होंने वही पुराना नुस्खा अपनाया कि डिवाइड एंड रूल, जो अमन शांति कायम है उसको दो फाड़ कर दो, इतने द्वेष पैदा कर दो कि लोग आपस में लड़ जाएं, और आपस में लड़े तो भूल जाएं। और इसका जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि बिल्ली को फायदा हो जाता है दो लोगों के लड़ने से रोटी। तो बीजेपी की टोटल पॉलिटिक्स इस पर डिपेंडेंट है कि कैसे लोगों को लड़ा के, और देखिए ये घरों, इनको सत्ता की इतनी लालच है, ये मतलब जिसको कहते हैं ना कि घरों में आग लगानी पड़े, भाइयों में भी गरज नहीं करेंगे, बट बस राज आना चाहिए, किसी हालत में राज आना चाहिए। ठीक है, ओके। सिन्हा साहब, जिस तरह से अब बीजेपी बिल्कुल एक्शन मोड में है झारखंड में, क्योंकि झारखंड के चुनाव भी अब बेहद करीब हैं, ऐसे में टोटल, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं कि आपके तो एक आसाम के मुख्यमंत्री यहीं के प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहीं के प्रभारी हैं, मोदी साहब भी वहां पर गए थे और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था रोहिंग्याज और इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके विकास के एजेंडे जो 2019 तक आपकी सरकार थी, क्या आपको लगता है कि वो जो विकास का मॉडल है उसको रेप्लिकेट करके अब लोगों के बीच जाना एक ज्यादा बड़ा चैलेंज है, या फिर इस बात को लेकर के आप लोगों के बीच जाना चाहते हैं कि ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है? विकास वर्सेस डेमोग्राफी, कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे मुफीद है सिन्हा साहब? तो सवाल एक बार दोहराएंगे क्योंकि बीच में कनेक्शन कट गया था। ओके सिन्हा साहब, मैं ये बोल रहा हूं कि जिस तरह से आपने एक मैन पावर लगाया है, मैसिव मैन पावर झारखंड में, झारखंड की
जो चुनाव है आने वाले उसमें अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए असम के मुख्यमंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, अमित शाह साहब भी वहां जाते हैं और अपने भाषण देते हैं, मोदी साहब ने भी इन्फिल्ट्रेशन और रोहिंग्यास का जिक्र किया था। आप जो विकास को लेकर के आप अपनी लोगों से वोट मांगते थे, मतलब विकास आपका बेस मॉडल था, लेकिन क्या अब आप सोचते हैं कि विकास के साइड होकर के उसको थोड़ा किनारे रख के ये जो अस्मिता के ऊपर चोट हो रहा है, जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये आप एक बेहतर मॉडल के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वीजा वीज विकास का मॉडल? आज भी दोनों में से कौन सा मॉडल बीजेपी का कोर मॉडल है? देखिए, आपको ये कैसे लगता है कि हम विकास के मॉडल को पीछे छोड़ के जा रहे हैं? जो ज्वलंत समस्या है उस पर अभी हमारा पूरा ध्यान है, लेकिन विकास ही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। अगर केंद्र की सरकार विगत 10 वर्षों में केंद्र में काबिज है तो 34 किलोमीटर रोड प्रति दिन बन रहे हैं, 12 से 13 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। ये होता है स्केल एंड स्पीड और कमिटमेंट। और जहां तक प्रश्न है, अभी देवल जी बोल रहे थे कि दे आर गुड फ्रेंड ऑफ बीटी सर, भाई ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले दे आर गुड फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस। तभी तो दोस्ती निभाने के चक्कर में इतने वर्षों के आंदोलन की जो ताकत थी, लोगों की तपस्या, बलिदान, उसको एक व्यक्ति ने 3 करोड़ रुपए लेके कांग्रेस से आंदोलन को गिरवी रख दिया, बेच दिया। नहीं तो 1993 में ही झारखंड राज्य अलग ही हो गया होता। वो तो मतदाताओं का प्रेम है कि अटल जी आए सरकार में, तब जाकर 1999 में जब जीते वो, तो 2000 में राज्य का निर्माण हुआ। तो ये किसकी दोस्ती किस तरह से निभाते हैं, पैसे का लेन देन करके। तो झारखंड मुक्ति वाले मोर्चा के लोग जो है ना, ये हमें ना समझाएं सुचिता की, राजनीतिक सुचिता के बाद, क्योंकि इस राज्य के लोगों ने देखा है अकाउंट में पैसे लिए गए, लेकिन चूंकि वो संसद के अंदर का मामला था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को जो हवाला देके बचने की कोशिश करते हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बरी नहीं किया था, उसने ये कहा था कि चूंकि ये संसद के अंदर का मामला है, संसद इस पर फैसला ले। ठीक है। लेकिन उस वक्त की कांग्रेस की सरकारों ने चूंकि दोनों गलबैया डाल के चल रहे थे, एक का काम चल रहा था, एक का पैसा का मकसद था जो पूरा हो रहा था, ठीक तो है। फिर कांग्रेस की सरकार कार्रवाई कैसे करती झारखंड मुक्ति मोर्चा के? ठीक है सिन्हा साहब, लेकिन एक ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी बात है और इससे थोड़ी मिलती जुलती भी है कि आपने लोकसभा चुनाव में कोशिश की, आपने कुछ कद्दावर नेताओं को अपने पार्टी में शामिल किया। सीता सोरेन एक उदाहरण है, एक और उदाहरण है गीता कोड़ा जी भी, जो कांग्रेस छोड़ के आपके टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। सर, इस बार भी आपने एक ट्रम्प कार्ड को तोड़ा है, मतलब आपके पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर चंपई सोरेन शामिल हुए हैं, कोल्हान से आते हैं। कोल्हान की ही एक बड़ी समस्या भी है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं। इससे क्या आपको लगता है एक बड़े नेता जो आपके तरफ आ चुके हैं और ऊपर से ये एक ऐसा मुद्दा, क्या इन दोनों का एक ऐसा कॉकटेल बनेगा जो कोल्हान में आपकी राह आसान करेगा? देखिए, आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो गेन भी नहीं होगा। तो क्या हम रिस्क लेना छोड़ दें क्या? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि नहीं जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो? अरे रिस्क तो जीवन का अंग है, वो तो हर क्षेत्र में लोग रिस्क लेते हैं। इस रिस्क ने आपको रिटर्न नहीं दिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, इस रिस्क ने आपको रिटर्न नहीं दिया था। आशातीत हैं आप अभी भी विधानसभा चुनावों में रिटर्न मिलेगा? बिल्कुल, हम लगे हुए हैं। मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा, हालांकि 9 सीटें हम जीते, 5 सीटें सिर्फ आदिवासी सीटें जो शेड्यूल टाइप की सीटें हैं वो जीती थी। पिछले बार के टैली से आप नीचे आ गए थे सर, पिछले लोकसभा चुनावों की। मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ खुद, मैंने तो खुद कहा कि 9 सीटें हमारी थी। ठीक है, ओके। लेकिन आप एक चीज देखिए, जल्दी, जो गैर आदिवासी सीटें हैं वहाँ इंडिया अलायंस कहाँ थी? वहाँ तो कोई स्वीकार्यता नहीं है, इनकी मतदाताओं ने खारिज कर दिया कि नहीं, इंडिया अलायंस बिल्कुल नहीं चलेगा, जो गैर आदिवासी सीटें हैं वहाँ। ठीक है सिन्हा साहब, तो सिन्हा साहब कह रहे हैं देओल साहब कि उन्होंने एक रिस्क लिया है और यह रिस्क लिया है आप ही के क्षेत्र में, जिसके रिटर्न और डिविडेंड्स रीप करने की आशा रखते हैं। जल्दी से एक क्विक क्लोजिंग कमेंट देओल साहब। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट था आपको चंपई सोरेन जी को जरूर पढ़वाना चाहिए कि वो उनके लिए रिस्क है, उनपे दाव खेलना रिस्क है, उसपे कॉन्फिडेंस नहीं है, रिस्क लिया गया है उनसे। अगर कॉन्फिडेंस और रिस्क में 2 चीजें होती है ना, कॉन्फिडेंट है तो फिर रिस्क कहता है, हाँ होना ही होना है। ये रिस्क तब होता है कि इनको पता नहीं कि क्या होगा। तो इसका मतलब है कि चंपई सोरेन जी को और लविन हेम्ब्रेन जी को अपने यहाँ शामिल कराना इनके लिए रिस्क है। तो ये जुआ खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। कर दिया गया है कि चलो देखते हैं। तो ये आप जरूर उनको सुनवाइएगा कि बीजेपी के प्रवक्ता उनके लिए एक तरफ तो अभी तक तो ये बोल रहे थे कि बहुत बड़ा
ट्रम्प कार्ड है और मास्टर स्ट्रोक था, अभी रिस्क पे आ गए हैं। इलेक्शन के बाद मुझे नहीं लगता कि ये कह रहा हूँ कि आपने जो कहा कि प्रवक्ता की बताइएगा, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस होगा तभी आदमी रिस्क लेगा। ओके, जिसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं हो, रिस्क क्या लेगा? ओके, ये रिस्क है, कॉन्फिडेंस है, ये कैसा कॉम्बिनेशन बैठेगा जो जनता के बीच भी बिल्कुल स्ट्राइक करे और वह नतीजों में कन्वर्ट हो, ये आप सबकी इच्छा है अपनी अपनी पार्टी वाइज। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए दर्शकों के सामने। तो आज मुद्दा में जो हम लोगों ने बात किया है वह बात ऐसी निकली है कि रिस्क, कॉन्फिडेंस, रिटर्न क्या कन्वर्ट होता है वोट में, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आने वाला है झारखंड का चुनाव। साल के अंत तक शायद यह संभव भी हो जाए और यह देखना होगा कि कौन इसमें बाजी मारता है और कौन सिर्फ बातचीत के सहारे किनारे को निकल लेता है। मुद्दा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।